आज के मुख्य समाचार। पांवटा साहिब में शिलाई के व्यक्ति की गला रेतकर हत्या। सीएम ने राजीव गांधी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। बेटर सिटी बेटर शहर अभियान शुरू करेगी युवा कांग्रेस। हमीरपुर में भाजपा की प्रेस वार्ता। आलू अनुसंधान में शिमला संस्थान की अहम भूमिका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला कुल्लू द्वारा ढालपुर चौक पर धरना प्रदर्शन। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश लौट आए। शिमला पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धा सुमन उनके द्वारा अर्पित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से जुड़े विषयों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने राजीव गांधी को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश को आधुनिकता और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश लौटने के बाद जब उनसे CWC की बैठक को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बैठक में हुई चर्चा के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की इस बैठक को संगठन और आगामी राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि 14वीं विधानसभा का 12वां सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र का शुभारंभ 21 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा। सत्र के पहले दिन पूर्व विधायक स्वर्गीय विजेंद्र सिंह और रामचंद्र भाटिया के निधन पर शोक प्रकट किया जाएगा। दोनों पूर्व विधायकों के प्रति सदन में शोक प्रस्ताव और श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस मानसून सत्र में कुल 10 बैठकें आयोजित होगी। सत्र के दौरान प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार की ओर से जहां अपनी योजनाओं और नीतियों को सदन के माध्यम से सामने रखा जाएगा, वहीं विपक्ष की ओर से भी विभिन्न जनहित के मुद्दों को उठाए जाने की संभावना है। मानसून सत्र के दौरान प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं, सरकारी नीतियों और जन समस्याओं से जुड़े विभिन्न मुद्दे भी उठाए जाएंगे। विपक्ष सरकार के विभिन्न मामलों पर जवाब मांग रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के देश के प्रति योगदान को याद किया। राजीव गांधी जी की 82वीं जन्म दिवस है और इस शुभ अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का आग्रह भी करता हूं, क्योंकि आज का दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो दूसरे प्रधानमंत्री बने आज़ादी के बाद जिन्होंने अपनी प्राणों का बलिदान दिया। अब जब राजीव जी सत्ता में थे तो आज जो जनजी आंदोलन, जिसे जनजी कह रहे हैं, 18 साल की उम्र के हमारे जो युवा थे, राजीव गांधी जी ने की दूरदर्शी सोच ने उस समय सोच लिया था और वोटिंग राइट को 21 साल से हटाकर 18 साल किया था। ये राजीव गांधी जी की ही देन थी कि आज 18 साल का वोटर आज लोकतंत्र में तय करेगा कि किसके पास सत्ता की ताकत होनी चाहिए, अपने वोट के माध्यम से तय करेगा। ये लोकतंत्र की विशेषता ही है। और महिलाओं को 33% आरक्षण उस समय दिया जिस समय महिलाएं हमारे घूंघट में रहती थी। और पहले जब चुनाव हुआ 73 और 74 संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से महिलाओं के आरक्षण के लिए तो कम महिलाएं मिली। आज मुझे खुशी है हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की संख्या इस पंचायती राज संस्थाओं में आज 54 के करीब हमारी महिलाओं की संख्या आई है। तो ये एक सामाजिक परिवर्तन हमारे श्री राजीव गांधी जी की देन है। हिमाचल प्रदेश में भी अभी हम 68 के करीब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खुल रहे हैं और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो सरकारी स्कूल है। 10 स्कूल बनाएंगे। सभी सरकारी स्कूलों को हम आने वाले वित्तीय वर्ष में और पैसा उपलब्ध करा के अच्छे स्कूल बनाएंगे, क्योंकि राजीव गांधी जी की सोच थी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट भी
शुरू किया और नवोदय विद्यालय उनकी देन है। और आज गरीब बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़ता है, टेस्ट के थ्रू पढ़ता है और उसके बाद आज वो कई प्रशासनिक सेवाओं में, कई अच्छे विश्व स्तर पर अपना नाम नवोदय स्कूल के बच्चों के कमा रहे। उसी प्रकार से हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बन रहे हैं, क्योंकि दिन में हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छा खाना उपलब्ध करवाए जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो उस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हम राजीव गांधी जी की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनाया है और उसको आगे लेकर हम जा रहे हैं। इसी तरह जैसे राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना हमने शुरू की है। अगर आज किसान को 80 रुपये गेहूं का मूल्य मिल रहा है, 50 रुपये मक्की का मूल्य मिल रहा है, 30 रुपये अदरक का मूल्य मिल रहा है और तकरीबन 150 रुपये किलो हल्दी का मूल्य मिल रहा है, तो ये राजीव गांधी प्राकृतिक खेती के अनुसार मिल रहा है। कोई केंद्र सरकार की योजना के तहत नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं देखता हूं कि कई केंद्र के नेता सांसद आकर केंद्र सरकार का गुणगान करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के किसानों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं हम लेकर आए हैं। अभी 80 रुपये किलो के हिसाब से हमीरपुर में जब मैं गया था तो हमने गेहूं खरीदा और तकरीबन 23 लाख रुपया हमने उनके अकाउंट्स में डाला और पहला नॉर्थ इंडिया का प्राकृतिक खेती के बारे की टेस्टिंग लैब हमीरपुर में स्थापित की गई है। और निश्चित रूप से कि कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा नॉन प्राकृतिक है, इन सब चीज़ों को वो देखेंगे। देखो, CWC की बैठक में मुद्दों पर चर्चा होती है, एक स्पष्ट संदेश देने की बात होती है और निश्चित रूप से CWC की बैठक में हमारे जो GSO है उन्होंने उसको प्रेस को संबोधित किया है। हम तो उस बैठक में हमने अपने विचार जो रखने थे वो रखे हैं और निश्चित रूप से CWC अपने एक एजेंडे के साथ एक पार्टी का एक कार्यक्रम लेकर आएगी। उस पार्टी के कार्यक्रम को हम जनता तक पहुंचाएंगे। नहीं, केंद्र सरकार के बाद बजट सेशन के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है। और आज मानसून सेशन के बाद हम जाएंगे तो उसके बाद जो अधिकार की बात होगी बात करेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा BBMP का एक फैसला आना है जिसमें अगर किशाऊ बांध पर आगे बढ़ना है तो उस फैसले का बहुत अच्छा परिणाम आएगा। नहीं तो हमारे पास जो पानी हमारा बहता हुआ सोना है हिमाचलियों का, 75 लाख लोगों की जनता का, उस पर हमारी निगाहें टिकी है। अगर वो फैसला आता तो हर साल हमें 1500-500 करोड़ रुपए की और आय होगी। तो मैंने अभी आने से पहले बात की, सभी हमारे जो वकील कपिल सिब्बल जी पीर हो रहे हैं, 2-3 हमने बड़े वकीलों की टीम खड़ी की है। तो 15 साल से वो फैसला डिक्री हमारे फेवर में हुई है। 15 साल से उस पैसे को लड़ने की लड़ाई हम लड़ी होगी, लेकिन हमने उसको बहुत जोर से लड़ा है और मुझे लगता है कि उसमें हरियाणा ने तो एफिडेविट दे दिया है, लेकिन पंजाब सरकार कुछ आनाकानी कर रही है। भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करके अगर आगे बढ़ना चाहती है तो निश्चित रूप से उसका फायदा हिमाचल के लोगों को होगा और हमारे पानी का फायदा हरियाणा को होगा, दिल्ली को होगा, राजस्थान को होगा। पहला मानसून 70 है जो पिछले 20 सालों में 10 दिन का रखा गया, जबकि सरकार जो होती है वो हमेशा विधानसभा 70 कम रखती है, चाहे मानसून 70 भी कम रखती है। और निश्चित रूप से जब मानसून 70 कम रखा जाता है तो उनका मतलब होता है कि मुद्दों पर चर्चा न की जाए। ये हमारी सरकार पहली है जो मानसून 70 को बढ़ाकर रख रही है। अब बात ये है कि ये मुद्दों पर बात करें। अगर कल से ही तख्तियां लेकर इन्होंने वॉकआउट करना है तो किस मुद्दे पर करना है? और जल्दी हम चाहेंगे कि बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आए, जो भी फैक्ट्स ये लेकर आएंगे उसका जवाब हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी देंगे और हम खुद भी देंगे। कोई किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और निश्चित रूप से जब ये फैक्ट्स लेकर आएंगे तो हमको भी अच्छा लगता है कि कहाँ फैक्ट्स लेकर आए हैं और कैसे किस प्रकार के फैक्ट्स लेकर आए हैं। और हम जो फैक्ट्स लेकर आएंगे, हमारे पास तो कागज है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ चुके हैं। और हम तो चलो वो तो व्हाइट पेपर में आएंगे। हमारे जो कैबिनेट की मीटिंग में व्हाइट पेपर कमेटी बनेगी जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी सब लोगों की नज़रों में आएगा। और हम व्हाइट पेपर इसलिए लाना चाहते हैं कि जनता को ये पता लगे कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की संपदा को किस तरह लुटाया है और क्यों लुटाया गया है। और मैं हर बात को फैक्ट्स के साथ बताना चाहता हूँ कि लुटाना, देखो अगर हम संपदा को बचाने के लिए आते हैं, हम 5 साल के लिए चुन के आते हैं और 5 साल भर जनता तय करेगी। आज हिमाचल के हक की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार लड़ रही है, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी, हमारे विधायक, सभी कार्यकर्ता लड़ते हैं। और आज हम ये कह सकते हैं
कि हमारा जो विधानसभा सत्र है, मेरी उनसे प्रार्थना है विपक्ष के सभी विधायकों से, खासकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से, आप खुलकर बोलिए, हम उन्हें खुलकर समय देंगे। अगर आपने वॉकआउट भी करना है तो आप वॉकआउट भी करिए, और अगर गैलरी में आना तो गैलरी में भी आइए, लेकिन हमको बोलने जरूर दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे बोलने के अधिकार को आप छीन लोगे। हमको बोलने नहीं देंगे, नारे लगाएंगे, हमारे आएंगे। वो इन्होंने, होता है, चुनाव आने वाले हैं ना, तो सोशल मीडिया में तो बीजेपी जीत रही है, और सोशल मीडिया में तो कोई उनको हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ सोशल मीडिया का। दीप कमल में जो 50 आदमी बैठे, वो सोशल मीडिया पर यही कार्य करते हैं, उनका दायित्व बनता है ये कार्य करने का, करे, लेकिन सच्चाई को रखे। लेकिन कई जगह आप बोल रहे कि सोशल मीडिया की कई एक दो मैंने देखा है पत्रकारों की बात की, पत्रकार बोल रहे हैं भैया फैक्ट्स लिखोगे तो कोई आपके ऊपर केस नहीं होगा। फैक्ट्स नहीं लिखोगे तो अगर आप समाज में वातावरण दूषित करोगे और झूठ बोलकर वातावरण दूषित करोगे तो उसके खिलाफ तो कानून बना हुआ, हमने नहीं बनाया वो कानून। बीएनएस कानून जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, वो तो 4,000 के करीब, 4-5 हजार के करीब तो वेबसाइट और वेब चैनल बंद कर चुके हैं। हमारे तो सिर्फ वो होता है कि जहाँ झूठ होता है उस झूठ के खिलाफ अगर किसी ने बात FIR करवाई है, ये कोई सरकार नहीं करवाई, आम आदमी भी तो करवा रहा है। आजकल क्या हुआ कि ब्लैकमेलिंग करने का ट्रेंड चला गया। एक मोबाइल लेकर कोई माइनिंग की वो बात कर लेता है, फिर वो डरता है, फिर दूसरे की बात कर लेता है। तो ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए सरकारों में भी, और आम आदमी की भी ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। कोई ब्लॉगर होते हैं कि नेगेटिव हम चलाएं तो हमारी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज चलती है। तो ये मैं स्पष्ट इसलिए करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात रखिए, सरकार के विरुद्ध रखिए, सच्चाई रखिए, फैक्ट्स पर रखिए, ये हम चाहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव संगठन विनोद सिंटा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कांग्रेस के कार्यक्रमों को गाँव-गाँव तक पहुँचाना है। विनोद सिंटा ने कहा कि संगठन की मजबूती को लेकर लगातार बैठकें की जा रही है। ऐसी कड़ी में सभी जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों और पार्टी की ओर से दिए गए कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर समीक्षा भी हो रही है। बैठक में जिला स्तर पर संगठन की सक्रियता, कार्यकर्ताओं की भागीदारी और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश कांग्रेस महासचिव संगठन ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव और बूथ स्तर तक पहुंचकर जनता से सीधा संवाद कर रही है। कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और संगठन की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी आम लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक संगठन की मजबूती उसके जमीनी कार्यकर्ताओं से होती है। इसलिए कांग्रेस संगठन में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठनात्मक गतिविधियों को और तेज करेगी। विनोद सिंटा ने कहा कि देश और प्रदेश का निर्माण सभी लोगों की सहमति और सहभागिता के साथ होता है। कांग्रेस विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही की राजनीति में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की ओर से गलत या गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को उसके राजनीतिक प्रभाव या पद के आधार पर विशेष संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने संपत्ति और परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता या अपराध से जुड़े तथ्य सामने आते हैं तो नियमानुसार जांच और आवश्यक होने पर FIR दर्ज की जानी चाहिए। जिंटा ने कहा कि कानून को अपना काम स्वतंत्र रूप से करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में दोषी कौन है उसका फैसला जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होना चाहिए। देखिए, आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक्शन मोड पर आ चुकी है और आज हमने सभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी हमारे पदाधिकारी है उनकी एक रिव्यू बैठक रखी है। सभी से हम रिव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या उनके जिलों में एक्टिविटीज चल रही है और कितने जो भी टारगेट्स कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, कार्यक्रम हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को दिए हैं, जिला कांग्रेस कमेटी को दिए हैं, वो लोग कितने सीरियसली उस कार्यक्रम को जमीन पे एक्टिवली हो रहे हैं और जो जमीनी स्तर पर
कांग्रेस पार्टी के साथ क्या स्थिति है, लोगों के बीच क्या रुझान है, इन्हीं सभी बातों को लेकर रिव्यू बैठक रखी गई है। देश जो बनता है ये सब लोगों की एक सहमति से बनता है। कोई भी गलत काम करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होगी। अगर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है तो वो जायज की गई है। अननेसेसरी तो कोई पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करेगी। अगर कोई उन्होंने गलत काम किया है, कोई प्रॉपर्टीज या एसेट्स से रिलेटेड कोई उनके इश्यूज है, तो अभी उनके ऊपर एफआईआर की गई है। अदरवाइज पुलिस आम आदमी पे क्यों नहीं एफआईआर करती है? कोई भी एक व्यक्ति बताए कि किसी के ऊपर नाजायज एफआईआर कभी आज तक हुई हो। एफआईआर तभी की जाती है जब कोई कंप्लेंट करता है या कोई इश्यूज विजिलेंस के सामने आता है, पुलिस के सामने आता है, कोई कानून की अवहेलना कहीं होती है, तभी उसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर की जाती है। और भाजपा का तो काम है झूठा प्रचार करना, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना। हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी बताए कि उनके लोगों ने बहुत सारे ऐसे इश्यूज है कि उनके लोगों ने, उनके बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी है जिनके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगे। बीजेपी तब क्यों चुप बैठती है? तब क्यों वो कुछ नहीं बोलती है? तब क्यों वो मीडिया को ब्रीफिंग नहीं करती है? तब उनको क्यों सांप सूंघ जाता है? हम ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी निस्वार्थ भावना से प्रदेश की सेवा कर रही है, प्रदेश के लोगों की सेवा कर रही है, प्रदेश के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और बिल्कुल निष्पक्ष होकर प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर काम कर रही है। जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनको मान सम्मान दिया जा रहा है, जो निर्दोष व्यक्ति है उनके खिलाफ एफआईआर तो होगी। कि मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है कि उन्होंने कल ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, मेरे संज्ञान में नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो इसका पता किया जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। जी को नोटिस किया है कि हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर है, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और ठेऊ विधानसभा से पार्टी के हमारे विधायक भी चुने गए हैं, उनके खिलाफ जो भी टिप्पणी की है तो केर सिंह खाची जी को हमने पिछले कल नोटिस जारी किया है कि वो हमें एक हफ्ते के अंदर बताए कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों जारी की है और क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वृद्धि के विरोध में एबीवीपी का प्रदर्शन। फीस वृद्धि के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी जिला कुल्लू के धौलपुर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। छात्र संगठन के कार्यकर्ता ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए सरकार और प्रशासन से फीस वृद्धि का फैसला वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता ने फीस वृद्धि नहीं चलेगी के नारे लगाए। कार्यकर्ता ने कहा कि शिक्षा विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा विषय है और फीस में बढ़ोतरी से छात्र तथा उनके परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। एबीवीपी कर्ता का कहना है कि पहले से ही महंगाई और आर्थिक दबाव के बीच विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को कई तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में फीस में बढ़ोतरी विद्यार्थियों के लिए परेशानी बढ़ाने वाला कदम है। संगठन ने कहा कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए, न कि विद्यार्थी पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना चाहिए। धरना प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी ने सरकार से फीस वृद्धि का फैसला वापस लेने की मांग की। धौलापुर चौक पर हुए प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शनकारियों ने फीस वृद्धि के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। अब देखना ये होगा कि फीस वृद्धि के विरोध में एबीवीपी की मांगों पर सरकार और प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। फिलहाल कुल्लू के छात्र संगठन के इस प्रदर्शन ने फीस वृद्धि के मुद्दे को एक बार फिर से चर्चा में ला लिया है कि हमने बदलता अपना वक्त देखा है, या विद्यार्थी परिषद है या कई तानाशाहों ने बदलता अपना तख्त देखा है, बदलता अपना तख्त देखा है। मेरी आवाज के दायरे में आने वाली धौलपुर चौक में उपस्थित यहाँ की बोली वाली जनता, मीडिया से
विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को ऐसी क्या पड़ी कि वे अपनी कक्षाएं छोड़कर कानपुर चौक में धरना प्रदर्शन कर रही है। तो अगर मैं बात करूं छात्र संघ चुनाव की, छात्र संघ चुनाव जो छात्रों का एक मात्र लोकतांत्रिक अधिकार है, उसे इस सरकार ने ये सरकार बहाल नहीं कर रही है। छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं आपका सरकार के चक्कर को और जब हम बात करें, जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि छात्र चुनावों से हिस्सा होती है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ, आज जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं वो भी तो छात्र चुनावों से लड़के ही उठे हैं, क्या उन्होंने भी हिंसा की थी? उनके समय भी ऐसी हिंसा हुई थी? प्रशासन को यह डर लगा रहता है कि कहीं छात्र चुनाव से कोई ऐसा छात्र नेता उभर करना है जो सरकार की आंखों में आंखें मिलाकर उनके काले कारनामों से पर्दे हटा दे। यही डर रहता है प्रशासन को। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुक्खू तेरे राज में, बच्चे जगे आज में। सुक्खू तेरे राज में, बच्चे जगे आज में। सुक्खू जी का काम करो, कुर्सी छोड़ो नाम करो। सुक्खू जी का काम करो, कुर्सी छोड़ो नाम करो। अगर मैं बात करूं एक्ट में फीस वृद्धि की, एक्ट में 20 से 25% तक फीस को बढ़ाया गया है, जिससे जो आम घर का छात्र है, वो पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाता, पढ़ाई नहीं कर पाता। मैं प्रदेश सरकार से यह पूछना चाहता हूँ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आम घर का नागरिक, आम घर का छात्र पढ़ाई नहीं कर सकता? वो फीस कितना बड़ा है? फीस वृद्धि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुक्खू हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। सुक्खू हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। फीस वृद्धि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और अंत में अपनी बाड़ी को मिला देते हुए तय कहना चाहता हूँ कि अगर प्रदेश सरकार ने हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में इससे भी उग्र से उग्र आंदोलन करेगी। उसकी जिम्मेवार सिर्फ यह प्रदेश सरकार रहेगी। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप शिमला स्थित आलू अनुसंधान संस्थान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संस्थान के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आलू अनुसंधान एवं उत्पादन के क्षेत्र में शिमला स्थित संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयासों के चलते भारत आज दुनिया के प्रमुख आलू उत्पादक देशों में शामिल है। सुरेश कश्यप ने कहा कि आलू भारत की मूल फसल नहीं होने के बावजूद वैज्ञानिक अनुसंधान, उन्नत तकनीक और नई नई किस्मों के विकास के कारण देश में इसका उत्पादन लगातार बढ़ा है। शिमला स्थित संस्थान ने किसानों तक वैज्ञानिक तकनीकों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आय में वृद्धि के अवसर भी तैयार हुए हैं। आलू अनुसंधान संस्थान के दौरे के दौरान सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार से राज्य संभल नहीं रहा है और इसके बावजूद सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है। सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि सरकार वित्तीय प्रबंधन को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पहले ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और ऐसे में लगातार नए कर्ज लेने से राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि यदि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो सरकार लगातार कर्ज लेकर व्यवस्था को चलाने की कोशिश क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार द्वारा लिया जा रहा
कर्ज कहां खर्च किया जा रहा है और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार पर जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक और सरकार आर्थिक स्थिति का हवाला देती है, दूसरी ओर प्रदेश की जनता को राहत देने वाली योजनाओं के लाभ और उनके संचालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनका सीधा लाभ आम जनता, किसानों, युवाओं व जरूरतमंद परिवारों को मिल सके। आज CPRI का 78वां स्थापना दिवस है और सबसे पहले तो मैं CPRI को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, आलू के क्षेत्र में जिस प्रकार से इस इंस्टीट्यूट ने काम किया है और आज जो हम विभिन्न प्रकार की वैरायटीज़ आलू की देख रहे हैं, आलू जो कि हमारे देश की फसल नहीं था, विदेशों से यहाँ पर आया और आज हम दुनिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा आलू का उत्पादक देश बने हैं। इस दिशा में इतनी लंबी उपलब्धि के लिए, इतनी लंबी जो छलांग आलू के अनुसंधान क्षेत्र में हमने लगाई है, उसमें CPRI शिमला की बहुत बड़ी भूमिका है। आज देश भर में जो आलू का उत्पादन होता है, विभिन्न किस्म के जो आलू देश में आज जो है जिनकी खेती की जाती है, उनको नए बीज प्रोवाइड करवाना, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए विभिन्न अनुसंधान करना, ये सारे काम इस CPRI में किए जाते हैं। और आज हमें खुशी होती है कि निरंतर ये संस्थान जिस प्रकार से आलू के क्षेत्र में अनुसंधान करके पूरे देश भर में आज आलू उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। मैं फिर से इस संस्थान को बहुत बधाई भी देता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो कि अनुसंधान के क्षेत्र में निरंतर बढ़ावा देते हैं। और आज कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार से पिछले 12 वर्षों के दौरान प्रगति हुई है, कृषि बजट को बढ़ाया गया है और साथ ही साथ जिस प्रकार से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो PM किसान सिंचाई योजना की हम बात करें, जिसके माध्यम से हर खेत को पानी मिल सके, बूंद बूंद पानी का इस्तेमाल करके जो है फसलों को बढ़ावा दिया जा सके, या हम नैनो यूरिया की बात करें, हम DAP की बात करें, जिस प्रकार से वैश्विक संकटों के बावजूद भी हम देखते हैं कि आज रशिया यूक्रेन का युद्ध है या अमेरिका और ईरान का युद्ध चला हुआ है। ऐसे समय में किसानों की बहुत आशंकाएं थी कि खाद नहीं मिलेगी, दवाइयां नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसे समय में भी किसानों को सस्ती दरों के ऊपर खाद मुहैया करवाना, उनको जो है साथ ही साथ बीज और दवाइयां उपलब्ध करवाना और साथ ही साथ जो उत्पाद हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए और किसान रेल तक की उपलब्धता करवाना, ऐसे बहुत सारे जो है कार्य पिछले 12 वर्षों के दौरान हुए हैं। किसानों की आय में वृद्धि हो, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को जो है खाद बीज और दवाइयों के लिए किसी प्रकार की उनको कमी ना आए, उसके लिए किसान सम्मान निधि देकर 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को आज उसका लाभ देश भर में मिल रहा है। कुल मिलाकर कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अच्छी किस्म की खेती, उन्नत किस्म की खेती, और हम जहां उन्नत खेती कर सकें, साथ ही साथ पारंपरिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए प्रयास हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज बड़ा दिन है जब यह जो CPRI आज अपना 78वां दिवस मना रहा है, स्थापना दिवस मना रहा है और अनुसंधान के क्षेत्र में जो अचीवमेंट्स इन्होंने की हैं, मैं इनको बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। आप इसी प्रकार से प्रगति करते रहें और आलू क्षेत्र में नई नई तकनीकें लेकर आएँ, नई नई फसलें लेकर आएँ और साथ ही साथ रोग मुक्त आलू हमारे लोगों को मिल सके, उस दिशा में आप निरंतर प्रगति करें, ऐसा मैं इनको शुभकामनाएं और ऐसा साधुवाद। हमको किसी से निर्देश लेने की भी आवश्यकता नहीं है, मुख्यमंत्री को अपना काम करना चाहिए, उनसे प्रदेश तो संभल नहीं रहा है, आज जो है सांसदों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जब भी हमने कोई आवाज़ को, कोई प्रदेश के हित की बात उनके समक्ष रखी है, लगातार उनका सहयोग हमको मिला है। पूरी केंद्र सरकार, केंद्रीय हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, आप देखिए आज हिमाचल की स्थिति क्या है। मंत्री जाते हैं, बुक्के देते हैं, वहाँ से बजट लेकर आते हैं, लेकिन आने के बाद धन्यवाद करना भी भूल जाते हैं।
तो यह स्थिति आज प्रदेश सरकार की है। और 3.5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है। आज प्रदेश की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है और विकास आज प्रदेश में जिस प्रकार से उसके ऊपर विराम लग गया है, तो मुख्यमंत्री को इसकी चिंता करनी चाहिए। उनको सांसदों के बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सांसद अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से जानते हैं और क्या उनको करना है, इसमें किसी प्रकार की कमी वो नहीं छोड़ते। वो चाहे आपदा का समय है या फिर जो केंद्र प्रायोजित जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, आज 90-10 की राशि में स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस इस प्रदेश को मिला है और आज 90-10 की रेशो में हिमाचल प्रदेश को जो है केंद्र सरकार मदद कर रहा है। जहाँ तक आरडीजी की बात है, आरडीजी तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था जिसको बंद होना ही था और प्रदेश सरकार जो बार बार कहती है कि हम जो है अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं, 2027 में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, 2030 तक हम देश का सबसे विकसित राज्य बन जाएंगे, तो प्रदेश को चाहिए कि इस दिशा में कदम उठाएं। अपने जो उनके जो कर्जे हैं, जिस प्रकार से कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं और जो उनके खर्चे हैं उनको नियंत्रण में करना चाहिए। अब मैं सुन रहा था कि आईएएस और जितने भी आईपीएस और हमारे जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उसके कैडर में कमी करने का उनका प्रस्ताव है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो मित्रों की फौज उन्होंने खड़ी की है उसमें कमी करनी चाहिए, ना कि अधिकारियों के कैडर में कमी की जानी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के विकास में अधिकारियों की एक बहुत बड़ी जो है भूमिका है। उनको चाहिए कि अपना जो कैडर उनका मित्रों का है उसमें कमी करें, ना कि अधिकारियों के कैडर में कमी की जाए। 2027 आ रहा है, उनको पता चल जाएगा कि भाजपा के कितने गुट हैं। भाजपा का एक ही गुट है और वह भारतीय जनता पार्टी है। और अभी आपने देख लिया होगा पंचायती राज चुनाव जो हुए हैं या नगर निगमों के जो चुनाव हुए हैं, उसमें जनता ने बता भी दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है। आज अभी तक जो 11 जिला परिषद के नतीजे हैं उसमें से 10 भारतीय जनता पार्टी की बनी है। बीडीसी की बात करें या प्रधानों की बात करें या इसी प्रकार से जो अगर हम नगर निगमों की बात करें तो 4 में से 3 नगर निगम हमारे बने हैं। नगर परिषद भी इसी प्रकार की स्थिति है। तो कुल मिलाकर जो जिसको हम सत्ता का सेमीफाइनल कह सकते हैं, उसमें प्रदेश की जनता ने इनको धूल चटाई और 2027 में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद अधिकांश वादे आज भी अधूरे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है और सरकार जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से काम करने के बजाय केवल बयानबाजी तक सीमित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग, युवा, कर्मचारी, किसान, बागवान तथा महिलाएं और व्यापारी सरकार की नीतियों से निराश नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आर्थिक सहायता और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण वादे किए थे, लेकिन सरकार उन घोषणाओं पर कार्य करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार बार बार केंद्र पर आरोप लगा रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के तहत सहयोग प्रदान कर रही है और राज्य के विकास के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि ये गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये कहना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। हम मशरूफ जरूर हैं लेकिन वे खबर नहीं। ये प्रदेश की जनता सब देख रही है। पहले हिमाचल प्रदेश के इतिहास की तरफ जाएं तो प्रदेश के इतिहास में कई मुख्यमंत्री आए और उन मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश में ऐसे काम किए कि उनको खिताब मिले, कोई पानी वाले मुख्यमंत्री, कोई सड़कों वाले, कोई आधुनिक निर्माण के लिए। परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री ने खिताब हासिल किया है एफआईआर दर्ज करने वाले मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की चर्चा होती है। यहां लॉ एंड ऑर्डर बदल के नाम ऑर्डर एंड लॉ हो गया है। अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा हिमाचल प्रदेश में, अब ऑर्डर एंड लॉ। पहले ऑर्डर किया जाता है फिर लॉ देखा जाता है। हम
ये देख रहे हैं कि ये सरकार जो है एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म कैपिटल बनाने चली थी इस प्रदेश को। ये तो टूरिज्म कैपिटल तो बनी नहीं, परंतु अपराध कैपिटल जरूर बढ़ गई। आज गृह मंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश का, जिनसे कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है? सुखविंदर सिंह सुक्खू इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग भी उनके पास है। प्रदेश में आए दिन चिट्टे की घटनाएं घट रही हैं। नशा जो है वो बुरी तरह प्रदेश में फैल रहा है। मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय है, ये हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि हर आदमी, महिला, बच्चियां सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है। मुख्यमंत्री को गृह मंत्री के नाते तुरंत त्याग पत्र अपने पद से देना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मैं माफी मांगता हूं कि मैं प्रदेश की जनता ने जिन उम्मीदों को लेकर कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, उन उम्मीदों पे हम खरा नहीं उतरे। हम प्रदेश को संभालने में नाकाम रहे। प्रदेश पूरी तरह कर्जे में डूब गया। प्रदेश की डेवलपमेंट खत्म हो गई। 43,000 करोड़ कर्जा ले लिया। और FIR का मतलब क्या हो गया? FIR का मतलब हो गया F फॉर फेल, फेल इन राज, FIR फेल इन राज। दूसरा है फाइल इधर फेंको, इधर रखो। दूसरा मतलब FIR का फाइल इधर रखो। और तीसरा मतलब है फर्जी इंसाफ रजिस्टर। ये 3 डेफिनेशन निकल के आ रही हैं। आज मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात बड़ी स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से क्राइम हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है, प्रदेश की जनता अपने आप को असहाय, असुरक्षित महसूस कर रही है। जगह जगह घटनाएं घट रही हैं, कत्लेआम हो रहा है। तुरंत भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही पूरे प्रदेश की रिपोर्ट बना के केंद्र में माननीय गृह मंत्री को सौंपेगी ताकि केंद्र इस मामले में दखल दे और हिमाचल प्रदेश के लोग जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उस जो सहमे हैं, उनको इंसाफ मिले। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये जो सरकार है छोटी छोटी बातों को लेकर पत्रकारों को धमकाने की बातें, आम आदमी कोई सरकार की नाकामी उजागर करता है उसके ऊपर FIR, कोई सरकार के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर FIR, जो बोलता है उसके रिश्तेदारों पर FIR। ये डिपार्टमेंट भेजने का काम इससे पहले 5 साल, मैं पिछले सिर्फ 5 साल 2017 से 22 का रिकॉर्ड बता रहा हूं कि जयराम जी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। ये बदला बदली की जो राजनीति थी, राजनीतिक प्रतिशोध वाली जो राजनीति थी, वो 0% पहुंच गई थी। और सुक्खू सरकार में जो बदला बदली की, प्रतिशोध की, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने की जो रेशो है वो 0 से 100% पहुंच गई। ये नए रिवाज शुरू हो गए हैं, नए रीत शुरू हो गई है। और कुछ अधिकारी जो हैं, प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे पुलिस के अधिकारी हों, वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के एजेंट या फिर कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने राजधानी शिमला की मूलभूत समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए बेटर सिटी बेटर शहर अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज सिंह ठाकुर ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से मेरा शहर मेरा हक की भावना के साथ शिमला के लोगों की समस्याओं को मजबूती से सरकार और प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा। क्षितिज सिंह ठाकुर ने कहा कि शिमला केवल हिमाचल प्रदेश की राजधानी ही नहीं बल्कि प्रदेश की पहचान, देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचते हैं। शहर की आबादी और पर्यटन गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी के बीच बुनियादी सुविधाओं पर भी दबाव
बढ़ रहा है। ऐसे में शहर की समस्याओं का अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान किया जाना जरूरी है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बेटर सिटी बेटर शहर अभियान के तहत शिमला शहर की विभिन्न समस्याओं को चिन्हित कर उन्हें प्रमुखता से उठाया जाएगा। इनमें खराब सड़कें, गलियों की समस्याएं, पेयजल व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, आने जाने में हो रही दिक्कतें और सफाई व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शहर के कई हिस्सों में लोगों को रोजमर्रा की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय उन्हें व्यवहारिक समाधान के लिए सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष प्रभावी तरीके से रखा जाएगा। छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि अभियान में शिमला की सफाई व्यवस्था के साथ साथ सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने में सफाई कर्मचारियों की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाएगी और यह सुनिश्चित करने की मांग करेगी कि उन्हें समय पर वेतन और अन्य देय राशि मिल सके। छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरा शहर मेरा हक अभियान के जरिए युवा कांग्रेस शिमला के आम लोगों से जुड़े मुद्दों को सामने लाएगी। उनका कहना है कि शहर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वहां रहने वाले लोगों की होती है और उनकी समस्याओं को विकास की योजनाओं में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से संवाद करेगी और स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं को चिन्हित करेगी। इसके बाद संबंधित विभागों और सरकार के समक्ष इन मुद्दों को उठाकर उनके समाधान की दिशा में प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आज मेरे सहयोगी ने आपको बताया कि युवा कांग्रेस का एक अभियान बेटर सिटी बेहतर शहर को लेकर हम आगे इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें क्या क्या हमारे मुख्य बिंदु होंगे, किस तरह से हम अपने, क्योंकि मेरा शहर मेरा हक हमारा हिमाचल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे को शहर में सफाई की दिक्कतें आ रही है, जो सफाई कर्मचारियों की दिक्कतें आ रही है, गलियों की दिक्कतें आ रही है, शौचालयों की दिक्कतें आ रही है और जगह जगह जहाँ पे पानी बैठने के लिए, जहाँ बैठने का प्लेस है वहाँ पे पानी की दिक्कतें आ रही है। तो मुख्य तौर पे जो हमारा मेरा शहर मेरा हक के तहत है कि जहाँ जिन गलियों में हमेशा पानी भरता है, पहले वहाँ पे जाके उन लोगों से मिलना है, स्थानीय लोगों से ग्रुप बनाने हैं और कोई भी उनकी जो मांग है उसको डायरेक्ट हमने सरकार तक पहुँचाना है। पहले ये चीज़ रहेगी और दूसरा उसके बाद मैक्सिमम जो सफाई कर्मचारी है शहर को साफ रखने में जिनका योगदान रहता है वो 12-12 घंटे नौकरी करते हैं, ठेकेदारी प्रथा के तहत वो लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 8 घंटे का वेतन मिलता है। तो हमारी सरकार से जो ये मांग रहेगी, सरकार के सामने ये मांग रखेंगे कि जो सफाई कर्मचारी है इन्हें ठेकेदारी प्रथा से बाहर कर और इन्हें इनके हक का पैसा मिले और आने वाले समय में जो शहर की जो बेहतर स्थिति के लिए हम चाहते हैं कि जो शहर की सफाई है वो मशीनों द्वारा की जाए। इसके अलावा जगह जगह जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पे हमारे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जहाँ पे भी हमारे रेन शेल्टर है या कोई इस तरह की चीजें है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे विश्राम के साथ साथ पानी और शौचालय की भी हमारे को सुविधा मिले। इसके अलावा जैसे कोई छोटे, क्योंकि शहर है, शहर में बहुत छोटे कर्मचारी होते हैं, लघु उद्योग वाले होते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो बेटर सिटी के तहत सरकार ने ऑलरेडी एक लोन सैंक्शन किया है, लोगों को बहुत कम लागत पे लोन मिलता है, तो हम उन श्रमिकों से बात करके उन्हें सरकार तक उनकी मांग रखें और उनको जो है उस लोन का जो है वो भुगतान किया जाए ताकि वो अपने छोटे से उसमें अपने बिजनेस को, कारोबार को आगे बढ़ाए और शहर को बेटर बनाने में हमारा सहयोगदान दे। क्योंकि अगर हम शिमला की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो हिमाचल में भी अगर कहीं भी जाते तो अगर हम बाहर जाते हैं तो हिमाचल बाद में जाना जाता है, शिमला पहले जाना जाता है। तो हमारा ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने शहर को स्वच्छ बनाएं, इतना बेटर बनाएं कि आने वाले समय में जो है यहाँ पे हमारे जो टूरिस्ट है वो आए और इसके साथ साथ हमारे शहर में टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमने शहर को बढ़ाना है, उन बातों को लेकर भी हम मुख्यमंत्री के समक्ष जाएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। ऑलरेडी जो है हमारी सरकार इन मुद्दों पे काम कर रही है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जो सरकार के समक्ष हमने लाने हैं। हमें आशा ही नहीं होगी, तो विश्वास है कि सरकार इन मांगों को भी आगे लाएंगे। हमारे चाहे वो श्रमिक है, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे छोटे तबके के व्यापारी है, हम सबको साथ लेकर हमने आगे बढ़ना है। इसी मुख्य उद्देश्य के साथ हमने जो है बेटर सिटी
जो आज हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसके बाद हम एक ग्रुप बनाएंगे जो वहाँ पे सिटी में जो गली के मोहल्ले के, ताकि उनके साथ हम डायरेक्ट कनेक्ट करके उनके साथ बैठ के उन लोगों की मुसीबतों को जान के, उन लोगों की बातों को जान के हम प्रशासन तक वो काम करें। हमारा जो मेन मोटिव रहेगा, जो मेन इसमें काम रहेगा, हमारा जो दायित्व रहेगा, एक तो इन लोगों के बीच का रास्ता बन के इनकी बातों को सरकार तक लेना और किस तरह से हम अपने शहर को बेटरमेंट दे सकते हैं, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आगे ले सकते हैं, उसके लिए हम हर जगह प्रयासरत रहेंगे। सिरमौर जिले के पौंटा साहिब में शिलाई क्षेत्र के एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। वारदात नगर परिषद पौंटा साहिब के विश्वकर्मा चौक स्थित नवनिर्मित पार्किंग स्थल में देर रात को हुई बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। मृतक की पहचान भाव सिंह पुत्र सहीराम निवासी गाँव आवत कोटी उतरू शिलाई के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि भाव सिंह शिलाई क्षेत्र में सब्जी की दुकान चलाते थे और कारोबार के सिलसिले में नियमित रूप से पौंटा साहिब आते जाते थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भाव सिंह सब्जी का कारोबार करते थे। वह शिलाई में सब्जी की दुकान चलाते थे और सब्जी खरीदने के लिए अपने पिकअप के माध्यम से हर तीसरे दिन पौंटा साहिब आते थे। इसी सिलसिले में वह पौंटा साहिब पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि देर रात उनकी हत्या कर दी गई। वारदात की वास्तविक पहचान और हत्या में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मृतक अंतिम बार किन लोगों के साथ देखा गया था और वारदात से पहले तथा बाद में घटना स्थल के आसपास कौन लोग मौजूद थे। इस घटना को लेकर पहाड़ी शिवालिक जन कल्याण संगठन की ओर से नाहन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। संगठन की ओर से मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन से हत्या की निष्पक्ष और शीघ्र जाँच करने की मांग उठाई गई है। पत्रकार वार्ता के दौरान संगठन ने घटना को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह की वारदातों से क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल पैदा होता है। नमस्कार, आज पहाड़ी शिवालिक जन कल्याण संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है सभी पत्रकार बंधुओं का। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन जो कारण है वो हमारे सिरमौर के पांवटा में जो है, जैसा कि देखा गया आज सुबह जो है हमारे जो शिलाई के एक साथी थे जिनका नाम भाव सिंह था और उनके साथ मारपीट की गई सुबह लगभग 3-3:30 बजे, ऐसा हमें सूचना मिली है, जो कि कोटी उतरू के है। और शिलाई में उनकी अपनी सब्जी की दुकान है और डेली जो है वो सब्जी के लिए पाउंट आते हैं। और जैसे सुबह वो अपने रूटीन में जो है अपनी सब्जी लेने के लिए पहुंचा है तो उनके साथ जो है अज्ञात लोगों ने जो है उनके ऊपर मारपीट करी और उस मारपीट में जो है हमारे जो भाव सिंह है जो शिलाई क्षेत्र के हैं वो जो है आज जो इस दुनिया में नहीं रहे। तो सबसे पहले तो हम उनके परिवार को जो देते हैं सांत्वना देते हैं कि भगवान उनके परिवार को जो है यह दुख सहन करने की जो है शक्ति दें। और हम जिला प्रशासन से, डीसी सिरमौर से और एसपी सिरमौर से भी ये कहना चाहते हैं कि ये जिस तरीके से पांवटा के अंदर जो क्राइम हो रहा है, हर दिन ये चीज़ देखी जा रही है। कभी ना कभी जो है वहाँ पे 1 महीने के अंदर या 2 महीने के बाद जो है इस तरीके से जो घटना होती है ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम चाहते हैं कि इस तरीके की घटना ना आए और यदि ये घटना आगे ऐसी होती है तो कहीं ना कहीं आम जनों को, आम लोगों को भी और जो प्रेशर ग्रुप जो संगठन होते हैं इकट्ठे होकर जो इसका विरोध करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है एसपी सिरमौर और हमारे जो डीसी सिरमौर है, जो ये अभी जो घटना हुई है इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि जो दोषी है उनको जो है वहाँ पे जो उनको ढूंढ निकाले और उनके ऊपर जो उचित कार्रवाई की जाए। दूसरा, जिला प्रशासन से हमारा भी एक निवेदन है, जो ये रेडी फड़ी वाले बाहर से लोग जो यहाँ पे आते हैं वो उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और हमें लगता है कि ऐसे ही कुछ लोग हो गए जिन्होंने ये कार्य किया है। तो हमारा यही पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है और डीसी सिरमौर से भी है कि जितने भी बाहर से ये रेडी फेडी वाले लोग आते हैं इनकी वेरिफिकेशन की जाए और जो गलत पाया जाता है इनको यहाँ से जो है अपने सिरमौर, अपने हिमाचल से इनको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हिमाचल जो शांतिपूर्ण हमारा प्रदेश है यहाँ पे इस तरीके की जो है घटनाएं होती रहे।
और हमने ये भी सुना है कि पिछले कल भी जो है पांवटा के अंदर जो है किसी व्यक्ति में एक चाकू के साथ जो हमला किया गया है, तो ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है। और हमारा पहाड़ी शिवालिक जन कल्याण संगठन पहाड़ी भाइयों के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा है और हम किसी प्रकार की भी कोई भी जो है जितने भी हमारे सिरमौर के अंदर लोग रहते हैं, हम उनके खिलाफ जो भी इस तरह की घटना होती है उनके साथ खड़े हैं। कोई भी किसी को किसी प्रकार की हमारे पहाड़ी भाई को दिक्कत होती है, किसी प्रकार का कोई भी आपके ऊपर शोषण हो रहा हो, आप हमसे संपर्क करें, हम हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे।